हेलो बच्चों, दिस इज़ राकेश सैनी। सो बेटा, आपका महा रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा और इसमें लास्ट जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया था आपका हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक्स। तो फ्लूइड को लेकर जो नेक्स्ट टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। अच्छे क्वेश्चन हैं, तसल्ली से सारे क्वेश्चन समझते जाएं। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए स्फीयर ऑफ मास m and radius r is falling in a viscous liquid, the terminal velocity attained by a falling object will be proportional। देखो बेटा, जो टर्मिनल वेलोसिटी है v, इसका फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं बेटा वो जनरली क्या पढ़ते हैं, 2r²g d-ρ/9 ईटा। अब ये कह रहा है ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है। बेटा हमें तो v की प्रोपोर्शनलिटी रेडियस के फॉर्म में पता है, ये मास के फॉर्म में चाह रहा है। अब क्या करें, देखो फॉलोइंग ऑब्जेक्ट की प्रोपोर्शनल टू। अब कैसे करें बेटा, मास को क्या लिख सकते हैं, मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास को लिख दे बेटा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। तो यहाँ से आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा एम बाय आर। कैसे, मैंने एक आर को इधर डिवाइड कर दिया तो आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल एम बाय आर। तो देखो वी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एम बाय आर, तो अल्टीमेटली वी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बेटा, एम बाय आर के। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, फर्स्ट आंसर एम बाय आर के प्रोपोर्शनल आना चाहिए था, राइट। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान रखिए कंफ्यूज नहीं हो कभी भी। कई बार बच्चे इसमें से आर स्क्वायर टिक कर देते हैं, भाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूला में एम थोड़ी आता है, तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस दिस वन। बेटा ड्रॉप ऑफ वाटर, इसका रेडियस जो आपको दिया हुआ है वो कितना दे दिया बेटा, आर इक्वल टू 0.0015 मिलीमीटर। एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख दें हम, मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। 4 जीरो तो यहाँ से हटेंगे और 3 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, राइट। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा कितना दिया है बेटा, 2 × 10⁻⁻5 किलोग्राम, ये भी आपको दे दिया। टर्मिनल वेलोसिटी और ड्रॉप आपसे पूछा है। डेंसिटी ऑफ वाटर बेटा हमें पता है कितना, 1000। और क्योंकि एयर में गिर रहा है, एयर का डेंसिटी अगर नहीं देता तो एयर की डेंसिटी को नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2r²g d-ρ/9 ईटा। 2 आर स्क्वायर का वैल्यू 15 का स्क्वायर 225 × 10⁻⁻14। जी का वैल्यू बेटा 10/9, ईटा का वैल्यू 2 × 10⁻⁻5। और बेटा डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10⁻3, और इसका जीरो मान लेंगे बेटा। देखो 2 से 2 कैंसिल, 9 से 25, 225 बेटा 25 टाइम्स। तो यहाँ पे बाकी पावर सॉल्व करना है बस। अब 10⁻3 और 1 10⁻4, 10⁻4 में से 10⁻�5 भी ऊपर जाएगा तो 10⁻9 हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा 25 × 10⁻5, या हम इसको लिख सकते हैं 2.5 × 10⁻4। तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए बेटा, सी आपका आंसर आ जाएगा इसमें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टर्मिनल स्पीड ऑफ ए स्फीयर, terminal speed of a sphere of gold, density this one is 0.2 in a viscous liquid of density this one। बेटा देखो गोल्ड का टर्मिनल वेलोसिटी दे दिया, दोनों का डेंसिटी दे दिया लिक्विड उसका। अब आपसे पूछ रहा है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सेम साइज का सिल्वर का जो स्फीयर है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। बेटा हमारा फॉर्मूला होता है 2r²g d-ρ/9 ईटा, ये फॉर्मूला होता है। दोनों की साइज सेम है तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, मगर आर स्क्वायर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेम लिक्विड में है तो 9 ईटा भी सेम हो गया। तो बेटा वी प्रोपोर्शनल हुआ d-ρ के। तो फर्स्ट वाले की टर्मिनल वेलोसिटी अपॉन सेकंड वाले की टर्मिनल वेलोसिटी। फर्स्ट के लिए टर्मिनल वेलोसिटी, फर्स्ट का डेंसिटी कितना है 19.5, लिक्विड का डेंसिटी 1.5। सेकंड के लिए बेटा ये हो गया 10.5 और लिक्विड का डेंसिटी 1.5। बेटा 19.5 माइनस 1.5 18, और ये कितना हो गया 9। तो बेटा V1/V2 का वैल्यू हो गया 2। अब V1 हमें 0.2 दिया हुआ है तो बेटा 0.2 अपॉन V2 इक्वल टू 2, तो V2 विल बी 0.1। ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो सिर्फ डेंसिटी के डिफरेंस को लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। टर्मिनल वेलोसिटी पे इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा नया नहीं पूछेगा, इसी तरह से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पूछता है बेटा। अब एक और क्वेश्चन देखो, a small sphere of radius r falls from rest in a viscous liquid. As a result, heat is produced due to viscous force. The rate of production of heat when the sphere, देखो बेटा स्मॉल स्फीयर है, रेडियस आर है, इसका वेलोसिटी जो भी टर्मिनल वेलोसिटी है क्या करें, देखो v इक्वल टू कितना 2r² g d-ρ/9 ईटा।
अब बेटा यहाँ से v प्रोपोर्शनल टू हो गया आर स्क्वायर, ये तो हमें समझ में आ रहा है, पर ये किसके प्रोपोर्शनल पूछ रहा है बेटा, हीट किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट का भी रेट आपसे पूछ रहा है। अब बेटा पावर जो होता है जो हीट में कन्वर्ट हो रहा है उसको लिखें फोर्स इंटू वेलोसिटी। आप बोलेंगे हाँ सर ये तो लिख सकते हैं, फोर्स को लिख दें मास इंटू ग्रेविटी, या जिस भी एक्सेलरेशन चल रहा है वो। मास को क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब जी इंटू वी। अब देखो v भी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो एक आर स्क्वायर यहाँ से आएगा, एक r3 यहाँ से आएगा, तो पावर प्रोपोर्शनल हो जाएगा r⁵ क्यों, वेलोसिटी की जगह भी आपका आर स्क्वायर बनेगा बेटा, राइट। तो r⁵ आपका आंसर जाना था, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ए रिवर इज 18 किलोमीटर। बेटा पहले तो इसको मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपने कहा सर ये तो करना जरूरी भी था। डेप्थ दे रखा है 5 मीटर, फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहा है ऐसा बोला है, शेयरिंग स्ट्रेस आपने पूछ लिया। अब देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं विस्कोसिटी में शेयरिंग स्ट्रेस, यार एक बार फॉर्मूला तो लिखो आप, ईटा ए डी वी बाई डी एक्स एफ अपॉन ए इक्वल टू ईटा डी वी बाई डी एक्स। अब एफ अपॉन ए क्या है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, इसी को तो स्ट्रेस बोलते हैं। तो बेटा स्ट्रेस का फॉर्मूला आपका आएगा ईटा ए डी वी, मतलब ए डी वी बाई डी, ईटा डी वी बाई डी एक्स, ए तो चला गया ईटा डी वी। बोलेंगे आप सर ये शेयर स्ट्रेस कैसे हुआ, बेटा ये जो वाटर होता है ऐसे फ्लो कर रहा होता है, इसकी स्पीड ज़्यादा इसकी स्पीड कम, तो बेटा फोर्स यहाँ पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, और नॉर्म जो पैरेलल फोर्स अपॉन एरिया, इसी को तो बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। जब नॉर्मल स्ट्रेस होता था तो परपेंडिकुलर फोर्स लगता था, यहाँ पैरेलल लग रहा है, बस बेटा सॉल्व कर लो इसमें। अब ईटा का वैल्यू कितना दिया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 10⁻³ वेलोसिटी में चेंज बेटा कितना है 5 अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये भी बेटा दिया हुआ है 5, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा 10⁻³ ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है शेयर स्ट्रेस का, मतलब जब भी शेयर स्ट्रेस की बात करें तो हॉरिजॉन्टल फोर्स उस पर लग रहा था, मतलब पैरेलल फोर्स लग रहा था, सॉरी हॉरिजॉन्टल भी नहीं पैरेलल बोलना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 × 10⁻⁴ मीटर एंड डेंसिटी दिस वन। बेटा बॉल का रेडियस कितना दिया हुआ है 10⁻⁴, बॉल का डेंसिटी कितना दिया हुआ है 10⁴, फॉल्स अंडर ग्रेविटी थ्रू ए डिस्टेंस h। बेटा ये यहाँ से h डिस्टेंस से गिरा, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसका था 0, यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो v² = u² + 2s, तो ये हो जाएगा बेटा √2gh। ये क्या बोल रहा है, h डिस्टेंस से गिरने के बाद वाटर में एंटर किया और वेलोसिटी ऑफ बॉल डज नॉट चेंज। बेटा पानी में एंटर करने के बाद इसकी वेलोसिटी और न तो बढ़ रही है न घट रही है, यानी यही इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। तो बेटा हमें टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला समझ में आता है 2r² g d - ρ अपॉन 9 ईटा, है ना। यहाँ पे बेटा टर्मिनल वेलोसिटी ही आपका √2gh हो गया, 2r² g d - ρ अपॉन 9 ईटा। वैल्यू पुट करते सारे, √2gh 2 r कितना बेटा 10⁻⁴, स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁸ हो गया, g 10, ठीक है, d डेंसिटी कितना बेटा स्फेयर का 10⁴, और वाटर में गिर रहा है तो वाटर की डेंसिटी 10⁻³ अपॉन 9, ईटा की वैल्यू बेटा 9.8 × 10⁻⁻6। देखो 9.8 से 10 कैंसिल, जी का वैल्यू लगभग सेम ही रहेगा बेटा। अब यहाँ से बेटा दोनों का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ थोड़ा सा जगह कम है, तो ध्यान से देखना बेटा, स्क्वायर किया तो इधर क्या बचा 2gh = 2 का स्क्वायर बेटा 4, 9 का स्क्वायर 81। यहाँ से देखो 10⁻³ आपका कॉमन लेंगे हम अगर, तो बेटा 10⁻³ यहाँ से कॉमन आ गया और उसका स्क्वायर हो रहा है, तो एक तो 10⁻⁸ का स्क्वायर हुआ तो ये कितना हो गया 10⁻⁻16, और 10⁻³ का स्क्वायर हुआ तो ये होगा 10⁻6। और बेटा यहाँ से 10 - 1, जब 10⁻³ कॉमन लिया तो 10 - 1 बचेगा, जो 9 होगा उसका स्क्वायर किया तो फिर से यहाँ 81 हो गया। अपॉन में क्या चल रहा है बेटा 9 का स्क्वायर 81 हम कर ही चुके हैं, और 10⁻⁻6 था ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻12 हो गया। अब देखिए बेटा 81 से 81 कैंसिल, 10⁻12 ऊपर जाएगा तो 10⁻18 हो जाएगा, 10⁻18 × 10⁻16 तो 10⁻2 मतलब 100, 100 × 4 400 अपॉन 2g मतलब 20 से डिवाइड करेंगे, तो जो हाइट का वैल्यू आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा 20।
अप्रॉक्स 20.41, 20 मीटर आपका हाइट आ जाएगा इसमें, 20 मीटर हाइट से इसको गिराया होगा, ये हमें समझ में आता है बेटा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवरल स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ईच ऑफ रेडियस आर कोलेस्ड टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप। बेटा मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, तो बाकी क्वेश्चंस में फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, फिर बाकी चीजें यूज करेंगे। पहले तो बेटा देखो, आपके पास बहुत सारी ड्रॉप्स हैं जिनका रेडियस स्मॉल आर है, ऐसी ड्रॉप्स हैं जिनका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। इसको कन्वर्ट किया बेटा कैपिटल आर में। अब आपसे पूछा जाता है इसमें वर्क कितना होगा या एनर्जी कितनी लिबरेट होगी, वो आपसे पूछ रहे हैं। बेटा देखो, हम सरफेस टेंशन में पढ़ते हैं वर्क इक्वल टू टी डेल्टा ए, चेंज इन एरिया। बेटा वर्क इक्वल टू टी इनिशियल एरिया एन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, फाइनल एरिया बेटा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बेटा 4 पाई कॉमन ले लें, टी पहले ही बाहर था, एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब एन का वैल्यू कहाँ से लाएं? बेटा यहाँ से ये एन ड्रॉप्स थे, ये कन्वर्ट हुआ सिंगल ड्रॉप में, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो बेटा इनिशियल वॉल्यूम हो गया एन 4/3 पाई आर क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। सब कुछ कैंसिल हुआ, तो बेटा एन का वैल्यू मुझे मिलेगा आर क्यूब बाय आर क्यूब, ये एन का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो 4 पाई टी, एन का वैल्यू बेटा आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बेटा आर क्यूब अगर कॉमन ले लें इसमें से, तो 4 पाई टी आर क्यूब तो बाहर आ गया, यहाँ से देखो आर क्यूब बाहर आया, आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब तो 1/r बचेगा, और यहाँ आर स्क्वायर तो यहाँ भी 1/r बचेगा, तो इतना एनर्जी यहाँ से बाहर आएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा? 4 पाई आर क्यूब टी 1/r माइनस कैपिटल आर, ये आपका आंसर आना चाहिए, राइट? कोई समस्या नहीं होगी। अब मैं आगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, 2-3 क्वेश्चन इस तरह के हैं, यही वर्क अलग अलग फॉर्मेट में यूज करता है। ये वर्क हीट में कन्वर्ट कर सकता है, यही वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, तो जो भी बोलेंगे इस वर्क को यूज करेंगे, फॉर्मूला हम यही वाला यूज कर लेंगे हर बार, राइट बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन आ गया, ये बोल रहा है लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स हैं ए। अभी तक मैंने स्मॉल आर माना था इन ड्रॉप्स को का रेडियस, अब इसने स्मॉल आर की जगह क्या बोल दिया, ए बोल दिया, और बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस मैंने कैपिटल आर माना था, इसने इसको बी बोल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने फॉर्मूला में लास्ट में ए और बी पुट कर देंगे। अभी बोल रहा है ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है ना, ये एनर्जी कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। तो बेटा पहले तो हम देखें एनर्जी कितना बना था, अभी फॉर्मूला सॉल्व किया तो दोबारा नहीं कर रहा हूँ। 4 पाई आर क्यूब टी 1/r माइनस 1/r हो गया, ये कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी में, हाफ mv स्क्वायर 4 पाई आर क्यूब टी 1/r माइनस 1/r हो गया, राइट बेटा? हाफ मास को क्या लिखे, क्योंकि इसने मास के फॉर्म में नहीं दिया तो मास को लिख दे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम, डेंसिटी डी वी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब टी 1/r माइनस 1/r। बेटा देखो 4 पाई आर क्यूब तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, 3 × 2 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 60 अपॉन डेंसिटी आएगा नीचे, और बेटा स्मॉल आर को इसने लिखा है 1/a, मतलब स्मॉल आर को लिखा है ए और कैपिटल आर को लिखा है बी। बस सॉल्व कर ले बेटा, तो रूट ले लेंगे तो 60/d, और रूट के अंदर क्या आएगा, b माइनस ए अपॉन ए बी, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन? 60/d, रूट के अंदर b माइनस ए अपॉन ए बी, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए था। सॉरी, ये रूट यहीं तक है, इधर वाला से टी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्ज्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेज इनटू द हाइट ऑफ h, मास ऑफ वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब इज m, इफ द रेडियस ऑफ ट्यूब इज डबल्ड। देखो बेटा, ये जो कैपिलरी ट्यूब होती है ना, इसमें लिक्विड जितना भी राइज करता है, मान लेते हैं ये लेवल तो यहाँ तक था, लिक्विड यहाँ तक राइज कर गया, तो बेटा mg फोर्स तो लगता है नीचे, और एक t इधर वर्क कर रहा था जो इसके एरिया को कम करने की कोशिश था, इसके दो कंपोनेंट करेंगे तो बेटा ये एंगल थीटा, ये थीटा, ये हो जाता है t cos थीटा। तो बेटा इस पर ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है वो तो होता है 2 पाई r इंटू टी कॉस थीटा। 2 पाई r ये वाला पूरा लेंथ, ये वाला पूरा लेंथ आपका 2 पाई r इंटू टी कॉस थीटा, और नीचे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, mg। तो बेटा ये दोनों फोर्स जहां बैलेंस होंगे उसको देख लेते हैं हम, 2 पाई r t cos थीटा इक्वल टू किसके, mg के।
तो बेटा समझ में आ रहा है आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया एम के, बाकी सब चीज़ तो कांस्टेंट है। तो अगर रेडियस मैंने डबल कर दिया तो मास भी क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा, 2m आपका आंसर आ जाएगा, राइट। बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें। ये क्या बोल रहा है बेटा, इस तरह के अलग अलग आपको स्फेयर्स दिए हुए हैं। अब इन स्फेयर्स में खास बात क्या है, किस तरह से कह रहा है बेटा, ये दोनों छोटे स्फेयर है, ये बड़ा स्फेयर है। और बेटा हमें पता है एक्सिस प्रेशर के फॉर्मूला से एक्सिस प्रेशर होता है 2T/r। तो मुझे एक बात समझ में आती है बेटा, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा। तो ये बेटा लोएस्ट प्रेशर पे है और ये थोड़े बड़े ज़्यादा प्रेशर पे है। अब आपने क्या किया, इसको तो क्लोज्ड रख लिया एस को, तो बाकी ये तीनों छोड़ दिए, फ्री कर दिए। तो बेटा इन पाइप्स के थ्रू एक दूसरे में एयर जा सकती है, बाहर नहीं जा सकती, बाहर नहीं जाएगी क्योंकि एस को तो क्लोज किया। हाँ सर ये तो हो रहा है। अब बाहर जाएगी तो किधर जाएगी ये पता करना है। यार एयर फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे, बड़े वाला सबसे लो प्रेशर पे है, तो बेटा ये वाली एयर भी बड़े वाले में जाएगी, ये वाली एयर भी बड़े वाले में जाएगी, तो बड़ा वाला स्फीयर में सारी एयर चली जाएगी, छोटे वाले की भी। तो क्या आंसर जाएगा, सी एंड ए बोथ स्टार्ट्स कोलैप्सिंग विद द वॉल्यूम ऑफ बी इंक्रीजिंग। बी का तो वॉल्यूम बढ़ेगा और ए और सी कोलैप्स कर जाएंगे यहां से, राइट। चलिए, two capillary tube of same diameter are vertically one each other, two liquids whose relative densities। बेटा देखो पहले वाले की डेंसिटी कितना है 0.8, दूसरे वाले की डेंसिटी है 0.6। पहले वाले का सरफेस टेंशन है 60, दूसरे वाले का सरफेस टेंशन है 50। आपने कहा ठीक है सर। अब ये पूछ रहा हाइट का रेशियो। बेटा फॉर्मूला हम पढ़ते हैं HRDG = 2T cos थीटा, शायद आपको सबको याद होना चाहिए, वरना भी जो 2πRT cos थीटा = mg किया ना, वहाँ mg को πr² लग कर आता है, राइट। अब देखो क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं कर रहा है ये। टू कैपिलरी ट्यूब ऑफ सेम डायमीटर, आपने कहा सर रेडियस तो सेम हो गया, जी भी आपका सेम हो गया, दोनों लिक्विड्स अलग अलग हैं इसलिए डेंसिटी अलग है, सरफेस टेंशन अलग है, हाइट का रेशियो पूछा है, cos थीटा के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो cos थीटा को हम नेगलेक्ट मान के सॉल्व करेंगे, राइट। तो H1d1/H2d2 = T1/T2। बेटा H1/H2, फर्स्ट का डेंसिटी 0.8, फर्स्ट का सेकंड का डेंसिटी 0.6, फर्स्ट का सरफेस टेंशन 60, सेकंड का बेटा 50, 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो H1/H2 मिलेगा बेटा 36/40, तो 9/10 आपका आंसर आ जाएगा, 9/10, राइट। तो बहुत का समस्या इसमें भी नहीं होगी आपको। Diameter two limbs of a U tube are 2 mm and 5 mm. Surface tension are this one. If water density are this one, then water level difference. बेटा देखो हमारा अभी अभी हमने पढ़ा है H का फॉर्मूला होता है 2T/RdG। सब चीज़ें सेम है। क्वेश्चन बोल रहा है सेम लिक्विड है तो सरफेस, एक ही लिक्विड दोनों में भर रहे हैं तो सरफेस टेंशन सेम होगा, डेंसिटी सेम होगा, जी केवल रेडियस अलग है। तो जिसका रेडियस कम होगा वहाँ हाइट ज़्यादा होगा और जिसका रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ हाइट कम होगा। तो बेटा H1 = लिखे 2T/R1dG और H2 = लिखे 2T/R2dG। तो बेटा H1 - H2 लिखें 2T/dG, तो कॉमन ले लें 1/R1 - 1/R2। अब देखो पहले वाले का रेडियस, बेटा डायमीटर दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1 मिलीमीटर, तो 1 × 10⁻³ दूसरे वाले का बेटा रेडियस डायमीटर दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 2.5 और मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में, 10⁻³ आ जाए, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। अब यहाँ केवल वैल्यू पुट करना है बेटा। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, 2, सरफेस टेंशन की वैल्यू कितना था 70, बेटा इसको भी हम डाइन को कन्वर्ट करें न्यूटन में और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर में, ये तो टी का वैल्यू रखा। डेंसिटी कितना है बेटा 1000, जी का वैल्यू कितना है 10 और बच्चा क्या 1/R1, R1 का वैल्यू 1 - 1/R2 का वैल्यू 2.5, यहाँ 10⁻³ था उसको भी मैं बाहर ले आता हूँ बेटा, बस ये सॉल्व करना था। अब देखिएगा ये 10⁻³ इस 1000 को कैंसिल कर देगा, 70 × 10⁻⁵, तो देखो ऊपर बचा 7 × 2 14, सिर्फ 14 बचा ऊपर है ना, और 10⁻⁵ और 0 10⁻⁴, और यहाँ पे बचा बेटा 10⁻² और 10 10⁻⁻1, तो ये भी ऊपर जाके हो गया 10⁻⁵।
अब एलसीएम क्या ले ले बेटा 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस 1। तो फाइनली जो आपको आंसर बचेगा वो क्या बचेगा बेटा, इधर मैं कर देता हूँ 14 इंटू 1.5 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब बेटा इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो आपका 84 सेंटीमीटर, ये मीटर में आएगा, इसे सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। 14 इंटू 15, थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा मैं, 14 इंटू 15 कितना हो गया, 14 इंटू 15 आ जाएगा 0 7 14 1 जा 14 210 अपॉन 25, ये आपका 8.4 के आसपास आएगा, तो 84 सेंटीमीटर आपका इसमें आंसर आ जाएगा, राइट। कैलकुलेशन केवल है वो आप कर लेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ए स्फेरिकल सॉलिड बॉल ऑफ वॉल्यूम वी मेड ए मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1। बेटा ये एक बॉल है, इसका डेंसिटी कितना है ρ1, ये किसी ऐसे लिक्विड में गिर रहा है बेटा जिसका डेंसिटी है ρ2। तो यहाँ पे बायोंसी ऊपर लगेगा और विस्कस फोर्स भी ऊपर लगेगा। टर्मिनल वेलोसिटी ये गेन कर चुका है, तो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लिया, मतलब बायोंसी प्लस विस्कस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा विस्कस फोर्स इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस m डैश जी। मास को लिख दे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, विस्कस फोर्स इक्वल टू मास को लिखा बेटा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी माइनस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और इसको लिख दे बेटा kv स्क्वायर इक्वल टू vg कॉमन ρ1 माइनस ρ2 हो गया। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आया, vg ρ1 माइनस ρ2 बाय k, ये आपका आंसर आ जाएगा रूट पे। ध्यान देना इस v से v कैंसिल मत कर देना बेटा, ये v ये वाला v है और ये v वॉल्यूम है, ऐसा नहीं कैंसिल कर दो फिर उलझ जाओ कि क्या करना था। ये बच्चे कई बार जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, फिर ढूंढते हैं वो कहाँ चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्फेरिकल सॉलिड, अच्छा ये हो गया था। एज्यूम दैट ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड इवोपरेट बाय डिक्रीज इन इट्स सरफेस एनर्जी। देखो बेटा क्या कॉन्सेप्ट होता है, समझो। ये ड्रॉप था, इसका रेडियस क्या मान ले r। अब बेटा कभी भी कोई अगर इवोपरेट होता है तो आउटर पार्ट का जो लिक्विड है ना वो एटमॉस्फेयर में जाता है, तो उसका रेडियस धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होगा। तो जब ये इवोपरेट होगा तो इसका रेडियस डिक्रीज हो गया और ये ऐसे ड्रॉप बन गई। कितना डिक्रीज हो गया, ये डेल्टा आर, इतना डिक्रीज हो गया ये, राइट। ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा, इवोपरेट हो गया इसमें से। तो अगर मैं पूछूं ये इवोपरेट होने के लिए एनर्जी क्या हुई, तो आप बोलोगे सर जब भी सरफेस एरिया में चेंज होता है तो एनर्जी जो होती है सरफेस टेंशन के कारण वो कितनी होती है, वर्क डन इक्वल टू टी डेल्टा ए। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, वर्क इक्वल टू टी, इनिशियल एरिया बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, फाइनल एरिया 4 पाई आर माइनस डेल्टा आर का स्क्वायर। बेटा टी बाहर चल रहा है, 4 पाई बाहर ले ले, आर स्क्वायर भी मैं बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ बचा 1 माइनस आर माइनस डेल्टा आर बाई आर होल पावर 2। बेटा बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा और ये आर अब बाहर ले चुके हैं, 1 बचा। तो बेटा ये 2 यहाँ आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये कैलकुलेट करके जो वर्क आया वो आया 4 पाई आर स्क्वायर टी, अंदर से क्या आ रहा है 2 डेल्टा आर बाय आर। इतना वर्क आपने कर लिया। अब ये वर्क क्या कर रहा है, ये वर्क बेटा इसको इवोपरेट कराने के काम में आ रहा है। इवोपरेट कराने का मतलब हो गया लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। जब भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, अब बोलते हैं फेस चेंज होता है, और फेस चेंज होता है तो जो एनर्जी होती है वो ml होती है। भाई ठीक है, लिख लो इसको बेटा, 2 इंटू 4 8 पाई आर स्क्वायर टी डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू ml, मास इंटू लेटेंट हीट। मास कौन सा, यहां जल्दबाजी में मास को आप वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो लिखोगे, चलो मैं लिखता हूं पहले। ये हो गया 8 पाई आर स्क्वायर टी डेल्टा आर बाय आर। ये बेटा दोनों कैपिटल आर लिख लो, अगर लिखा है तो स्मॉल लिखा है तो स्मॉल लिखो, एक ही बात है, वो आर सेम है, अलग अलग आर नहीं था। मास को लिखे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एल। अब वॉल्यूम कौन सा, कई बार बच्चे जल्दबाजी में लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, शायद आप में से भी कईयों के माइंड में आ गया होगा। नहीं, ये केवल इवोपरेट हुआ है तो वॉल्यूम केवल इसका लेंगे बेटा, पूरे का नहीं लेंगे। अब इसका वॉल्यूम कैसे बोले, एरिया इंटू थिकनेस। तो ये हो गया बेटा 8 पाई आर स्क्वायर टी डेल्टा आर बाय आर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी इंटू एल। अब देखो बेटा 4 पाई से 8 पाई कैंसिल 2 बार, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल। ये आर पूछा था आपसे, तो आर कितना होगा 2t अपॉन रो एल, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट बेटा, 2t अपॉन रो एल, ये आपका आंसर आना था बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन।
क्या बोल रहा है बेटा, ऑन हीटिंग वाटर बबल्स बीइंग फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द वेसल डिटेच। आपने बेटा सबने कभी ना कभी चाय बनाई होगी, पानी गर्म किया होगा, जब भी आप चाय बनाते हैं पानी गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा भगोनी में नीचे जो बॉटम होता है ना, पैंदा जो होता है उसका, वहाँ पे जैसे जैसे पानी गर्म होता है बबल्स बनने लगते हैं, और ये बबल्स जो इसमें बन रहे हैं ना, ये बेटा ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो जो पानी है जब वो गर्म होता है तो उसमें एयर बनती है, वो एयर ऊपर जाने की कोशिश करती है, पर सरफेस टेंशन उसको रोकने की कोशिश करता है। तो एक बार तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि कौन कैसा वर्क कर रहा है। बेटा सरफेस टेंशन ऐसे वर्क कर रहा है, ये एंगल थीटा है, तो बेटा इसके दो कंपोनेंट ये दोनों होंगे। मैं इसको यहाँ पे अलग से भी दिखा रहा हूँ एक बार। आप इमेजिन करो ये क्या है, एक बैलून लो, हवा भरी हुई है, उस बैलून को जमीन पे रखो तो स्फीयर पूरा ऐसा, अगर थोड़ा सा दबाओगे इसको तो नीचे सर्कल की तरह चिपक जाता है बैलून, राइट। तो ये ऐसा ही कुछ कह रहा है कि ये एक सर्कल जैसा बन गया यहाँ पर, और ये पूरा एक बैलून है ऐसे। हमने ये लाइन खींची इधर, ये जो रेडियस है ये बेटा आर है, राइट, और ये जो रेडियस है ये आपका कैपिटल आर है, ये आपका स्मॉल आर है। अब सोचो ये एंगल थीटा, तो ये थीटा, तो ये टी कॉस थीटा, तो ये टी साइन थीटा। तो बेटा इस पर नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, ये बेटा टी का कौन सा कंपोनेंट, टी साइन थीटा। और बेटा सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन के कारण फोर्स होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो लेंथ कौन सा, ये पूरा लेंथ 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर। तो बेटा सरफेस टेंशन के कारण नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, टी साइन थीटा इंटू 2 पाई आर, इतना फोर्स तो नीचे लग रहा है। अच्छा, जैसे इसमें एयर बनेगी बायोन्सी इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, तो ऊपर की तरह जो फोर्स बन रहा है वो बन रहा है बायोन्सी। बायोन्सी क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम कौन सा, ये वाला वॉल्यूम, यहाँ कैपिटल आर यूज करेंगे, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब रो इंटू जी। ये फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। अब आपने कहा ऊपर इतना फोर्स, नीचे आपका सरफेस टेंशन, दोनों को क्या कर दो बेटा, इक्वेट कर दो, क्योंकि जैसे ही बायोन्सी बढ़ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मैक्सिमम कितने दूर तक रह सकता है वो बैलेंस करना है हमें। तो हम क्या करें बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इक्वल टू 2 पाई आर टी साइन थीटा। अब जो मैं ऑप्शन देख रहा हूं ना, तो यार साइन थीटा के फॉर्म में ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, यहां से देखना बेटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई आर बाई आर, साइन थीटा की वैल्यू आर बाई आर यहां रख देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इक्वल टू 2 पाई आर टी साइन थीटा की वैल्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। बेटा 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स, ये आर इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 आर की पावर 4 रो जी इक्वल टू आर स्क्वायर टी। अब यहाँ से बेटा इस आर का वैल्यू पूछा है और अपॉन में यहाँ 3 भी चल रहा है, तो बेटा आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2/3 R2 पावर 4 रो जी अपॉन टी। तो बेटा आर का वैल्यू होगा आर स्क्वायर 2/3 रो जी बाय टी। कौन सा आंसर आ जाएगा बेटा, ए। अब मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन जेई मेन में पूछा हुआ था, और जिस साल ये क्वेश्चन जेई मेन में पूछा था, जिस साल ये क्वेश्चन जेई मेन में पूछा गया था बेटा, उस साल ये क्वेश्चन बोनस हुआ था। क्यों बोनस हुआ था, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था ना, तो यहाँ 2/3 जो आ रहा है इसकी जगह बाई मिस्टेक 1/3 प्रिंट हो गया था, जबकि आंसर आ रहा है 2/3, तो फिर ये क्वेश्चन बोनस हुआ था। मैंने, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए ऑप्शन में चेंज करके 2/3 किया है। जेई मेन में जब आया था तो 1/3 आया था, इसलिए बोनस हुआ था बेटा। अब ये करेक्ट आंसर है 2/3। ये बोल रहा है एक कंटेनर, बेटा एक कंटेनर में दो अलग अलग लिक्विड्स हैं। ये जो रो 2 है मैं रेड कलर से बना देता हूं, और जो रो 1 और ये रेड कलर वाला लिक्विड, क्योंकि ट्यूब यहां पे खुली हुई है तो रेड कलर वाला लिक्विड इसमें भरेगा। ध्यान दो, इसमें ये रेड कलर वाला लिक्विड क्यों भरेगा, क्योंकि ट्यूब कहां पे ओपन है, रेड वाले लिक्विड में, राइट, इसका डेंसिटी रो 2 है। अच्छा, यहां पर एक दूसरा लिक्विड है ब्लू कलर वाला, ये ब्लू कलर वाला ट्यूब में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यार ये ट्यूब ब्लू कलर वाले में नहीं खुल रही है। अब आपसे पूछा है बेटा, क्या पूछा है, सरफेस टेंशन ऑफ हैवियर लिक्विड, इसका सरफेस टेंशन पूछा है। सबसे पहले तो मैं एक लॉजिक बताऊं, कभी भी किसी भी ट्यूब में अगर ये शेप बन रही है बेटा, ये एटमॉस्फेयर में खुल रही है, तो यहाँ पे P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अगर सरफेस का शेप ऐसा है, मतलब बाहर से, मतलब एटमॉस्फेयर से लगने वाला प्रेशर ज़्यादा है और नीचे से प्रेशर कम है, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर का जो डिफरेंस है वो 2T/R होता है। कितना होता है बेटा, 2T/R। तो अगर मैं बोलूँगा यहाँ प्रेशर P0 है, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, P0 माइनस 2T/R। माइनस क्यों लिखा है, माइनस आपने लिखा है क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है नीचे जाने पे, ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, प्रेशर डिक्रीज हुआ। अच्छा,
अब मैं यहां पे आ चुका हूं, यहां से जब मैं नीचे जाऊंगा तो बेटा रेड वाले लिक्विड में नीचे जा रहा हूं, और जब भी आप नीचे जाते हैं किसी लिक्विड में तो प्रेशर बढ़ता है। तो अभी तक प्रेशर था पी नॉट माइनस टू टी बाई आर, अब प्रेशर हो गया पी नॉट माइनस टू टी बाई आर प्लस रो टी जी एच। रो टू क्यों? क्योंकि इस ट्यूब में रो टू। ये कंफ्यूज मत होना कैपिटल आर स्मॉल आर कैसे बन गया, दोनों यहां अलग अलग कोई चीज नहीं है, तो एक ही रेडियस ले लो। तो बाई मिस्टेक मैंने कैपिटल आर लिख दिया था, चाहो तो वहां कैपिटल आर लिया है तो भाई यहां भी कैपिटल आर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। रो टू जी एच, ये बढ़ क्यों गया, नीचे जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं यहां से जब ऊपर आऊंगा तो बेटा ऊपर जाता है तो लिक्विड में प्रेशर घटता है, तो अब प्रेशर हो जाएगा पी नॉट माइनस टू टी बाई आर प्लस रो टू जी एच, ये तो हो चुका था, अब हो जाएगा रो वन जी एच। क्यों? ऊपर जा रहा है, प्रेशर घट रहा है। यहां पहुंच के मैं एटमॉस्फेयर में पहुंच गया, तो ये इक्वल हो गया पी नॉट। हमेशा बेटा ऐसे ही करो, ये मैंने हाइड्रोस्टैटिक वाले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था कि लिक्विड में नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, दाएं जाते हैं, बाएं जाते हैं, प्रेशर जहां बढ़ रहा है वहां प्लस में करते रहो, प्रेशर जहां घट रहा है वहां माइनस में करते रहो, और इस तरह से आगे बढ़ते जाओ, अल्टीमेटली पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो मैंने क्या कहा, देखो वापस समझना, पी नॉट से कम हुआ टू टी बाई आर, टू टी बाई आर से नीचे आए तो रो टू जी एच, और वापस ऊपर गए तो रो वन जी एच, राइट, इक्वल टू पी नॉट, क्योंकि वापस एटमॉस्फेयर में आ गया। यार ये तो इससे कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, जी एच, बाकी क्या बचा, रो टू माइनस रो वन, और ये माइनस टू टी बाई आर इधर चला गया तो टू टी बाई आर हो गया। तो टी का वैल्यू कितना आया बेटा, आर बाय टू जी एच रो टू माइनस रो वन, आर बाई टू जी एच। ये स्मॉल आर दिया हुआ था इसलिए वो स्मॉल आर लिखा, मैंने कैपिटल आर लिया है शुरू से, तो कैपिटल आर के फॉर्म में आंसर दे दिया। लगी समझ बेटा, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सोप बबल लिखा है बेटा, बाय मिस्टेक इसको सोप बबल पढ़ा जाए। सोप बबल, एक सोप बबल है, ये बेटा बबल है, ऐसे बना रहे हैं आप इसको, पूरा बबल बनता तो ऐसे बनता है ये, राइट। अच्छा, इसमें देखो ट्यूब का रेडियस आर दिया हुआ है, ये बेटा ट्यूब है जिसका रेडियस आपको स्मॉल आर दिया हुआ है, बबल का रेडियस तो ये होगा कैपिटल आर। अब बेटा ये एंगल 60 तो ये एंगल 30 और ये एंगल 30 तो ये एंगल 60, तो पहले तो मैं स्मॉल आर कैपिटल आर में रिलेशन ही कैलकुलेट कर लेता हूं। cos 60 इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, 1/2 इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। बेटा स्मॉल आर का वैल्यू 1 दे रखा है, 1 दे रखा है ना, हाँ, तो कैपिटल आर का वैल्यू हो गया 2 सेंटीमीटर, ये मैंने पहले ही कैलकुलेट कर दिया। अब आप कहेंगे सर इसकी क्या जरूरत पड़ी, देखो क्वेश्चन पढ़वागे, सरफेस टेंशन दिया हुआ है आपसे, एंगल दे दिया, आपसे पूछ रहा है एक्सिस प्रेशर क्या होगा। यार एक्सिस प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है बबल है तो 40 बाय आर। ये आर किसका लेते हैं, बबल का लेते हैं, तो इसलिए मुझे बबल के रेडियस की जरूरत थी। क्वेश्चन में ट्यूब का दिया हुआ था, हमारे 40 बाय आर है, 2T बाय आर में रेडियस ड्रॉप या बबल का लेते हैं, राइट। अब वैल्यू पुट कर दो, 4, सरफेस टेंशन कितना बेटा 0.05, और रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 0.02, बेटा 2 से 2 कैंसिल, 4 इंटू 5 20, सही किया मैंने, 4 इंटू 5 20 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 10 पास्कल, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर ले वापस, सरफेस टेंशन 0.05 था, ठीक है, तो 5 इंटू 4 20 बाय 2 10 आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया था, रेडियस कितना बन गया था 2, और बबल ही है ना, हाँ बबल है तो 40 बाय आर ले लेंगे, राइट, ये आपका आंसर जाएगा बेटा 10। अगला क्वेश्चन, ए थिन लिक्विड फॉर्म बिटवीन यू शेप्ड वायर, लाइट स्लाइडर सपोर्ट। बेटा ये जो स्लाइडर है ना, ये वेट से लटका हुआ है, इसका अपना खुद का कोई वेट नहीं है, क्वेश्चन ने बोला है नेग्लिजिबल वेट है ना। इसका लेंथ कितना दिया स्लाइडर का 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर। सरफेस टेंशन दे दिया, आपसे पूछ रहा है वेट कितना होगा, सरफेस टेंशन पूछा है इसका। बेटा सबसे पहले तो बताओ, ये डब्ल्यू वेट से नीचे जा रहा होगा और इसको बैलेंस करेगा सरफेस टेंशन का फोर्स। डब्ल्यू इक्वल टू सरफेस टेंशन का फोर्स कितना, टी इंटू 2L। 2L क्यों बेटा, क्योंकि लेंथ 2 जगह रहेगा इसमें, राइट, इसलिए आपने 2L लिया। अब बेटा वेट का वैल्यू कितना दिया है आपको, 1.5 इंटू 10⁻²। सरफेस टेंशन पूछा है, लेंथ का वैल्यू कितना बेटा 0.3 मीटर में, तो ये हो जाएगा बेटा 0.3, तो टी का वैल्यू आ गया बेटा 1.5 इंटू 10⁻² अपॉन 0.6, 0.3 इंटू 0.6 हो गया बेटा। तो यहाँ से आएगा 15/2, 15/2 मतलब 5 तो 2.5 इंटू 10⁻², आंसर आएगा बेटा 0.025, ये आपका सरफेस टेंशन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बोट ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर इज फ्लोटिंग विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर। बेटा ये m/a है ना, ये मीटर पर सेकेंड है, एक्चुअली s लिखा हुआ है, वो बाई मिस्टेक ये लिखा हुआ है। बेटा बोट का एरिया दे दिया,
कितना 10 मीटर स्क्वायर। बोट का स्पीड दे दिया कितना 2 मीटर पर सेकेंड। टेंजेंशियल फोर्स इफ रिवर इज 1 मीटर, बेटा डेप्थ दे दिया आपको, ये रिवर है, इसका डेप्थ दे दिया 1 मीटर। टेंजेंशियल फोर्स आपसे पूछा बेटा, विस्कोसिटी भी आपको दे दिया। बेटा देखो जब बोट इधर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर है 2, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0, तो इन दोनों के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस आ गया 2 - 0। पहली चीज़ तो ये हो गई, राइट। इन दोनों की जो डिस्टेंस आपको दे दिया, ए आपको दे दिया, ईटा आपको दे दिया, फोर्स पूछा। आपको पता है बेटा ऐसे केस में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ईटा ए dv/dx। फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ईटा का वैल्यू कितना है बेटा 0.01 पॉइजली में कन्वर्ट कर दिया। एरिया का वैल्यू कितना है 10 मीटर स्क्वायर में। वेलोसिटी में चेंज 2 - 0 और डिस्टेंस कितना है बेटा 1। इस 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर आएगा 2 × 0.01 0.02। इतना न्यूटन इस पे वर्क कर रहा होगा, राइट। कहीं कोई समस्या नहीं थी, सिंपली कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ना था। ये देखा होगा अभी बारिश का टाइम आने वाला, आंधी तूफान जब भी चलता है ना, उस तरह का क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है। विंड विद स्पीड ऑफ 40 मीटर। बेटा एक घर है, ये मान लो एक घर है, इस तरह का घर मान लेते हैं। घर की छत थी, यहाँ पे इस तरह से आपके गेट वेट बने हुए हैं। अब यहाँ पे जो विंड चल रही है ना बेटा, इसका स्पीड है 40 मीटर। यहाँ प्रेशर मान लेते हैं P1। यहाँ पे हवा की स्पीड 0 है, घर के अंदर हवा नहीं चलती, रेस्ट पे रहती है। और यहाँ प्रेशर मान लेते हैं P2। अब बेटा जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है, और जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है कम होती है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। तो बेटा ये ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा, ये नीचे हमें पता है P2 बड़ा है P1 से, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई, अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा ना तो आंसर या तो ये जाएगा, नेट फोर्स ऊपर लगेगा इसलिए। अब कितना वो कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर मैं बर्नौलीज थ्योरम लगाऊं यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बेटा P1 + ½ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 + ½ रो 0 का स्क्वायर। 0 क्यों, यहाँ की वेलोसिटी तो 0 है, तो बेटा ये हो जाएगा ½ रो V स्क्वायर इक्वल टू P2 - P1। अब मुझे चाहिए फोर्स, ये आया प्रेशर डिफरेंस, एरिया से मल्टीप्लाई कर दे, ½ रो V स्क्वायर × A इक्वल टू P2 - P1 × A। बेटा ये फोर्स बन गया, ये फोर्स पूछा था ऊपर की तरफ लग रहा है, अब इक्वल टू ½ रो V स्क्वायर A। बेटा हाफ, डेंसिटी की वैल्यू 1.2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। वेलोसिटी बेटा 40 का स्क्वायर 1600, और एरिया कितना बेटा 250। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा इस पॉइंट से एक 0 कैंसिल किया, 12 × 2 6 × 25 × 1600, ये हो गया बेटा 1500 × 1600। सॉल्व करेंगे तो देखो 3 0 आ गए, 15 × 6 90, 0 9 24 2440। 2440 का मतलब 4 बार 0 है ना, तो आंसर आएगा आपका ये वाला, राइट बेटा। चलिए सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। बस ध्यान रखना था कि फोर्स अपवर्ड से डाउनवर्ड्स कैसे डिसाइड करेंगे। जहां वेलोसिटी कम होती है ना वहां प्रेशर ज़्यादा होता है, तो प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ ज़्यादा लग रहा होगा। अब देखो पहले जो ड्रॉप वाले क्वेश्चंस किए थे वैसे क्वेश्चन वापस है बेटा। इफ ए नंबर ऑफ लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड डेंसिटी रो सरफेस टेंशन T स्पेसिफिक C कॉलेस। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, जब भी छोटी ड्रॉप्स मिलके बड़ी ड्रॉप बनाती हैं तो फॉर्मूला बनता है 4πr³ T 1/r - 1/r। ये जनरल फार्मूला, इसको तो याद रख लो, आपने देखा होगा 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बेटा पिछले क्वेश्चन में तो ये जो एनर्जी था ना वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था। इस क्वेश्चन में ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में ये एनर्जी आपने बोल रहा है टेम्परेचर चेंज में कन्वर्ट हुआ। तो इसको लिख दे ms डेल्टा थीटा इक्वल टू 4πr² T 1/r - 1/r। ठीक है, आपने कैसा कर लिया इसको। आगे बढ़ते हैं। मास को क्या लिखें, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 4/3πr³ वॉल्यूम, डेंसिटी रो, स्पेसिफिक C डेल्टा थीटा इक्वल टू 4πr³ T 1/r - 1/r। बेटा 4/πr³ तो सीधा सीधा कैंसिल, डेल्टा थीटा कितना हो गया, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 3T, रो C नीचे आ गया, बाकी क्या बचा 1/r - 1/r। 3T बाय रो C 1/r - 1/r, ये आपका आंसर आ जाएगा बी। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल ऑफ डेंसिटी 4D। भाई एक बॉल है जिसका डेंसिटी कितना है 4D। ये किसी ऐसे लिक्विड में है बेटा जिसका डेंसिटी है
डी, राइट। और यहां इसकी टर्मिनल वेलोसिटी वी है। फिर इसने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे लिक्विड में टर्मिनल वेलोसिटी आपसे पूछा है। देखो बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2r² d माइनस रो अपॉन 9 ईटा। जब ऑब्जेक्ट वही है तो ये टर्म कांस्टेंट, ये टर्म भी कांस्टेंट, ये केवल चेंज होंगे बेटा। तो फर्स्ट केस के लिए मतलब v इक्वल टू बाकी सबको k लिख देता हूं बेटा, तो d माइनस रो अपॉन ईटा, ये सॉल्व करना है। पहले वाले केस में टर्मिनल वेलोसिटी v1, k, डेंसिटी कितना बेटा 4d, लिक्विड का डेंसिटी d अपॉन ईटा, तो बेटा v1 का वैल्यू हुआ 3kd बाई ईटा, ये v1 का वैल्यू होगा। अब v2 का वैल्यू कैलकुलेट करें सेकंड केस के लिए बेटा। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट वही है तो 4d रहेगा, डेंसिटी कितना हो गया बेटा d बाय 2, ईटा की वैल्यू कितना है ईटा बाय 4, तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो v2 की वैल्यू आएगी बेटा, देखो 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7 kd अपॉन ईटा 4, तो बेटा ईटा ये 2 बचेगा और ये 4 आएगा, तो अल्टीमेटली ये आपको मिलेगा 14 kd अपॉन ईटा, ये सेकेंड और ये फर्स्ट। डिवाइड कर दे बेटा, तो v2 बाय v1 इक्वल टू 14/3, तो बेटा v2 होगा 14/3 v1। बाय मिस्टेक बेटा ये 3v/14 है, इसको 14/3 करके सॉल्व कर लेना, राइट। 14/3 आपका आंसर आ जाएगा। लगी समझ? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है बेटा। क्वेश्चन, स्पेस 2.5 मीटर वाइड बिटवीन, बेटा देखो मैं क्वेश्चन पहले समझा दूं। मान लेते हैं लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, और दो लिक्विड के, इस लिक्विड के बीच में एक पतली सी प्लेट रखी है, दो लिक्विड के बीच में एक पतली सी प्लेट है, उसको आप ऐसे खींच रहे हो F4 से। जब इसको F4 से इधर खींचेंगे ना, तो बेटा यहाँ दोनों तरफ विस्कस फोर्स वर्क करेगा। तो इस पर कितनी जगह विस्कस फोर्स वर्क किया? आपने कहा सर 2 जगह विस्कस फोर्स वर्क किया। तो और बेटा ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, क्वेश्चन बोल रहा है स्पीड इतने से चल रही है, मतलब दोनों फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे। तो बेटा क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, हमारा गिवन फोर्स शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ विस्कस फोर्स, F इक्वल टू 2, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला ईटा ए dv बाई dx। वैल्यू ध्यान से रखना आप, फोर्स का वैल्यू 1 2, ईटा का वैल्यू कितना है बेटा, अच्छा फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड करना है, ईटा फाइंड करना है, एरिया का वैल्यू कितना है 0.5 मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी बेटा 1 अपॉन dx कितना लेंगे बेटा, ये पूरा डिस्टेंस 2.5 है, हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसे इन दोनों के तो 2 से तो मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं, डिस्टेंस 1.25 मिलीमीटर 10⁻⁻3। अब बेटा इसको सॉल्व करके ईटा फाइंड कर, बेटा 2 इंटू 0.5 ये तो हो गया 1, तो इधर तो बचा ईटा, यहाँ क्या बचा बेटा 1.25 इंटू 10⁻⁻3, 1.25 इंटू 10⁻⁻3 इक्वल टू 1। सो ईटा का वैल्यू एक बार हम चेक कर ले, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, डिस्टेंस dx 1.25 मिलीमीटर 10⁻⁻3, 2 हो गया, ईटा हो गया, एरिया कितना बेटा 0.5, ठीक है 0.5 मीटर स्क्वायर का एरिया हो गया, फोर्स की वैल्यू कितना था 1 न्यूटन, तो 0.5 इंटू 2 हो गया 1, ईटा का वैल्यू आपका यहाँ से 1.25 इंटू 10⁻⁻3। कहीं कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है, चलिए मैं चेक कर लूँगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा आपको, 2.5 मिलीमीटर टोटल विड्थ था, तो हाफ ये 1.25 मिलीमीटर ही होगा, डिस्टेंस ये भी हमें समझ में आ रहा है, 2 डिस्टेंस हो गया ये वाला। ईटा का वैल्यू कितना है बेटा आपका, ईटा का वैल्यू 0.5 था, अच्छा सॉरी हमने क्या किया, देखो वेलोसिटी 0.5 दिया बेटा, वेलोसिटी 1 लिख लिया, वेलोसिटी 1 नहीं है, वेलोसिटी 0.5 है। जो बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं ना, वही गलती मुझसे भी हो गई, कोई बात नहीं, सर भी इंसान है, हो सकता है। तो 1.25 अपॉन 0.5, तो बेटा ये सॉल्व करेंगे तो 0.5 को 1/2 लिख दो, ऊपर जाएगा तो 2.5 इंटू 10⁻⁻3, ये आंसर आ जाएगा बेटा। समझ में आ गया क्या गड़बड़ किया हमने, बाय मिस्टेक वेलोसिटी को क्या ले लिया था बेटा 1 ले लिया था। अगला क्वेश्चन, स्पेशल बैक्टीरिया ऑफ रेडियस 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर एंड डेंसिटी 1.1, बेटा 103 नहीं है, 10⁻3 है। देखो बेटा यहाँ पे कुछ लिक्विड का लेयर है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है बेटा, इसका बैक्टीरिया का रेडियस आपको दिया हुआ है 10⁻⁻6 मीटर, बैक्टीरिया का डेंसिटी दिया हुआ है 1.1 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, टर्मिनल स्पीड
इसकी बेटा अपना टर्मिनल स्पीड गेन कर चुका है। डेंसिटी कितना है, लिक्विड का डेंसिटी या वाटर का डेंसिटी है 1 × 10⁻3। विस्कोसिटी ईटा का वैल्यू भी आपको दे दिया 10⁻3। अब ये बोल रहा है ये कितना नीचे जाके सेटलमेंट हुआ, 10⁻2 पे जाके सेट हो गया है। टाइम ऑफ सेटलमेंट पूछा है। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन समझने में दिक्कत है। देखो, एक बैक्टीरिया लिक्विड से सरफेस से नीचे जा रहा है और यहाँ जाके अपने आप को बैलेंस कर लेता है, सेटल कर लेता है और नीचे नहीं जाता। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। बेटा अब मैं पहले तो वेलोसिटी निकालूँ जिससे नीचे जा रहा था, और फिर मैं वेलोसिटी निकल गया, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस और वेलोसिटी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो आपसे कुल मिलकर पूछ रहा है इतना नीचे जाके सेटल हुआ, वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो हम टर्मिनल वेलोसिटी तो निकाले भाई, बाकी चीज़ तो बाकी बात है। पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा v = 2r²g d-ρ/9 सारे वैल्यूज पुट करते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं इसको 2। रेडियस कितना बेटा 10⁻⁶, इसका स्क्वायर कर दे 10⁻12। g का वैल्यू कितना 10। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1.1 और ये 1, तो बेटा दोनों को माइनस करेंगे तो 0.1 × 10⁻3। मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस करके वैल्यू पुट कर दिया अपॉन 9। और ईटा की वैल्यू कितनी है बेटा, ईटा का वैल्यू है आपके पास 10⁻3। अब बेटा इसको अगर सॉल्व करें तो देखो 2/9 इंटू पॉइंट से 0 कैंसिल, 10⁻³ ऊपर जाके हो जाएगा बेटा 10⁻+3 और 10⁻12 10⁻+3 हो गया 10⁻6। ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी मिल गया। एक बार वापस चेक कर लो, 6 का स्क्वायर हो गया 12, जी का वैल्यू हो गया 10, 1.1 - 1 हो गया 0.1, साथ में चल रहा है 10⁻3, ठीक है 9, और ईटा का वैल्यू है 10⁻3। ठीक है सर, सब चीज़ें सही है। यहाँ से आपने -3 ऊपर जाके हो गया 10⁻6, -12 पहले था, ये वेलोसिटी हो गया। अब टाइम पूछा बेटा, टाइम = डिस्टेंस बाय वेलोसिटी है ना। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 10⁻⁻², किस वेलोसिटी से 2/9 × 10⁻⁻6। तो सॉल्व कर बेटा 9 ये ऊपर जाएगा तो 9 के बाद 40/2 यानी 45000 सेकेंड्स। ये सेकेंड्स में आंसर है। हमें किस में पूछा है, आवर्स में, तो कोई बात नहीं यार, 45000 को 3600 से डिवाइड कर दें तो 450/36, इससे आपका आवर्स में वैल्यू आ जाएगा बेटा, और ये वैल्यू आपका आता है 12 hours 30 minutes। तो बढ़िया क्वेश्चन था। हम टर्मिनल वेलोसिटी तक पूछते तो यहाँ तक क्वेश्चन पूछते, इसने इसके साथ टाइम भी पूछ लिया तो कुछ नहीं कर रहा था यार। जब टर्मिनल वेलोसिटी निकल गया, डिस्टेंस हमें पता है तो टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कौन सा बड़ा इशू आ गया। तो बढ़िया क्वेश्चन था, देख के मेरी गारंटी ये क्वेश्चन अगर नीट में आ गया, टफ नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ के ही छोड़ देंगे, पता नहीं क्या पूछ रहा है, सेटलमेंट ये वो इधर उधर, कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए बॉल ऑफ मास m एंड रेडियस r इज जेंटली रिलीज्ड इन ए विस्कस लिक्विड। बेटा बॉल का मास कितना है m, लिक्विड में रिलीज किया, mg कहाँ लगेगा नीचे, विस्कस फोर्स कहाँ लगेगा, बायोंसी कहाँ लगेगा ऊपर, और बेटा विस्कस फोर्स भी कहाँ लगेगा ऊपर। अगर टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर रहा है तो बेटा Fv = हो जाएगा mg - m', कहाँ से, ऊपर लगने वाला फोर्स Fv + m', सॉरी, और नीचे लगने वाला फोर्स बेटा कितना mg। अब बेटा विस्कस फोर्स को लिख दे 6π∗rv = m - m' × g। तो बेटा v = हो गया m - m' × g अपॉन 6π∗r। बेटा ये पूछ रहा है प्रोपोर्शनलिटी, तो देखो बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट, 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ईटा कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, तो क्या बचेगा m - m'/r। इस पे डिपेंड करेगा बेटा ये, राइट। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 75 dyne/centimeter। बेटा थोड़ा सा ना सरफेस टेंशन के क्वेश्चन आए या विस्कोसिटी के क्वेश्चन आए ना, तो डायमेंशन का ध्यान रखना, यहाँ पर ही आप गलत कर सकते हो। बेटा सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया हुआ है 75, डाइन को कन्वर्ट किया न्यूटन में और सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में, तो ये हो गया बेटा 0.075, ध्यान रखें। अच्छा, ये जो रिंग है, इस रिंग का सरकमफ्रेंस दे दिया, सरकमफ्रेंस मतलब 2πr, इसकी वैल्यू दे दिया 20 आपको, ये भी दे दिया सर, बहुत बढ़िया है। अब आपसे पूछा है इसको उठाने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, साथ में बेटा वेट भी दे दिया आपको, वेट कितना दिया है 0.1 न्यूटन।
अब कैसे सॉल्व करें सर? इसको टोटल जो फोर्स चाहिए होगा एक तो ग्रेविटी के अगेंस्ट और एक सरफेस टेंशन के अगेंस्ट। बिल्कुल, ग्रेविटी के अगेंस्ट तो दे दिया 0.1। सरफेस टेंशन के अगेंस्ट फोर्स क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। बेटा यहाँ लेंथ कितना लेंगे? 4πr। क्यों? क्योंकि रिंग के अंदर भी लिक्विड होगा और रिंग के बाहर भी लिक्विड होगा, दो सरफेस बन जाएंगे ना यार। बस वैल्यू पुट करो। 0.1 सरफेस टेंशन की वैल्यू बेटा 0.075 और 2πr का वैल्यू था 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ना, हाँ, तो ये हो जाएगा बेटा 40/100 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब बेटा इसको सॉल्व करना है आपको, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दे तो 0.05 इंटू 4 बेटा 75 इंटू 4 होता 300। 75 इंटू 4 कितना होता? 300। और 300 अपॉन, देखो 2 जीरो, एक जीरो तो यहाँ से चला गया, 2 जीरो पहले से यहाँ से है, तो 0.1। एक काम करो, इस वाले पॉइंट को तो ये 0.1 तो यहीं पे रहेगा, मैं इसको वापस बता रहा हूँ। देखो 0.1, 0.075, 4, ये प्लस का साइन है। नालायक बच्चे, नालायक टीचर, यहाँ पे 0.1 इससे कैंसिल नहीं होगा, तो बेटा यहाँ से ये तीनों कैंसिल होंगे तो नीचे 3 जीरो और आएंगे। अब 74 इंटू 3, 4 कितना हो जाएगा? 300। 300 को इससे डिवाइड करेंगे तो 0.1 प्लस 0.03 आएगा, तो आपका आंसर आएगा 0.13। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, जीरो का लोचा हो सकता है इसमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A spherical soap bubble is blown such that its radius increased at a rate of this one। बेटा रेडियस में चेंज की रेट dr/dt कितना दिया है? 1/2π सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेटा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, 10 टू पावर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1/200π मीटर पर सेकेंड। ये बेटा dr/dt हो गया, है ना। dr/dt कैलकुलेट कर लिया हमने। अब क्या पूछ रहा है? इग्नोरिंग प्रेशर आउटसाइड द बबल पावर डिलीवर्ड एट द मोमेंट व्हेन द रेडियस इज। बेटा रेडियस आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 मीटर। अब आपसे क्या पूछा है? सरफेस टेंशन भी आपको दी थी, पावर पूछा है। बेटा देखो, जब भी कोई एरिया का कोई बबल या ड्रॉप आप बनाते हैं, बेटा क्या बना रहे हैं? सोप बबल। तो बेटा आपका जो वर्क होता है वो कितना होता है? T इंटू ए, दो सरफेसेज है इसलिए 2T इंटू 4πr²। तो बेटा आपका वर्क हुआ 8πr²T। अब पावर पूछा है, पावर होता है बेटा dw/dt, तो ये हो जाएगा 16πRT dr/dt। मैं डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। अब सारे वैल्यू पुट कर दे। 16π, R का वैल्यू बेटा 0.05, T का वैल्यू 40 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ नीचे लिख देते हैं इधर, और dr/dt कितना है? 1/20 200π। बस ये सॉल्व करना है बेटा आपको। अब बेटा पाई से पाई कैंसिल, 16 इंटू 4 इंटू 0.0। बेटा सॉल्व करें इसको तो 0.05 से भी 2 जीरो हटा के नीचे लगा दें तो नीचे टोटल कितने जीरो हो गए? 3 और 1 4, 3 और 2 5 और 2 7। 7 में से एक जीरो यहाँ हटा दिया तो देखो ऊपर तो बचा 16 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन नीचे बचा बेटा 2 इंटू 3 और 2 5 और 2 7 में से एक गया तो 10⁻6, राइट बेटा। अब ये हो जाएगा बेटा 2 से 8 टाइम्स 8 इंटू 4 40 इंटू 4 1.6। तो यहाँ से बेटा ये बनेगा 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 160 अपॉन 10⁻6। तो बेटा सॉल्व करें इसको तो 1.6 इंटू 10⁻⁴ ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कैलकुलेशन में कहीं कुछ जीरो प्लस माइनस इधर उधर नहीं हो गया हो, बाकी सिंपल क्वेश्चन था, राइट। तो कुल मिला के ध्यान रखो, हमारा जब भी पावर पूछेगा ना तो वर्क को क्या किया? डिफरेंशिएट किया, और dr/dt। कई बार बच्चे, एक बार किसी बैच में पढ़ा रहा था तो इसको तो डिफरेंशिएट कर दिया, dr/dt लिखना भूल गए। यार dr/dt तो करेंगे, इसी रेट से तो रेडियस चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए। बेटा देखो ये क्वेश्चन जैसे देखते ना तो देखते सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है वो क्या आता है? यार लगता है मैकेनिक्स का क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, बाकी है इसी का। ये ब्लॉक नीचे जाएगा कितने फोर्स से? mg sin थीटा। अगर यहाँ फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन ऊपर करता, पर ये फ्रिक्शन नहीं है, इन दोनों के बीच में लिक्विड की लेयर है जो ऊपर की तरफ फोर्स देगी, विस्कोसिटी। इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, मान लेते हैं ये ब्लॉक है, ये सरफेस है,
इसके बीच में यहाँ लिक्विड की लेयर है, राइट। अब ये लिक्विड की लेयर विस्कस फोर्स लगा रही है इधर और mg sin थीटा इधर लग रहा है। ऐसा मत सोचना हॉरिजॉन्टल में कहाँ है, इसको मैंने ऐसे दिखाने के लिए बनाया केवल, राइट। अब देखो बेटा, अगर mg sin थीटा बड़ा होता, अगर mg sin थीटा बड़ा होता विस्कस फोर्स से तो ये एक्सेलरेट होता, छोटा होता तो डी एक्सेलरेट होता। पर बेटा ये बोल रहा है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ये, तो आपसे पूछा है कि इसका क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना होगा। भाई सॉल्व कर ले, mg sin थीटा इक्वल टू विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स कौन सा, जब भी बेटा थिकनेस दिया जाए, वेलोसिटी दिया जाए तो ईटा है dv बाई डी एक्स, तो mg sin 37 ईटा ए dv बाय डी एक्स। मास के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, पर एक बार चलो मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूँ। mg sin 37 बेटा 3/5 ईटा ए dv बाय डी एक्स। अब बेटा हम सारे वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट कर एक एक करके। तो m मास नहीं दिया, मास को क्या लिखें, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, 3/5 ईटा ए dv बाय डी एक्स। बेटा वॉल्यूम को क्या लिखें, क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम हो गया ए क्यूब, रो जी 3/5 ईटा। एरिया कौन सा, गलती से भी 6a² मत लेना, लिक्विड केवल एक ही सरफेस को टच कर रहा है, इस वाले सरफेस को, तो एरिया हो जाएगा बेटा a²। वेलोसिटी v माइनस 0 अपॉन डी एक्स कितना t, v माइनस 0 क्यों बेटा, यहाँ पर वेलोसिटी v है, ये वाला सरफेस थोड़ी चल रहा है, तो इसकी तो वेलोसिटी 0 होगी ना, तो वेलोसिटी में डिफरेंस ही होगा। अब बेटा देखो a² से a³ कैंसिल, ईटा का वैल्यू पूछा था, बाकी सबको इधर ले जाए तो ईटा का वैल्यू क्या होगा, टी भी इधर चला जाएगा तो 3 रो जी टी ए भी बच रहा है एक, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा 5v, v हाँ 5v, ईटा तो पूछा है ना 5v, मैं इधर लिख रहा हूँ 3 रो जी ए टी अपॉन 5v, ये आंसर होना था। तो दिखने में क्वेश्चन मैकेनिक्स का लग रहा था, पर एक्चुअली मैकेनिक्स नहीं, इसमें बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछा था, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो ये क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ, कई बार मुझसे एक चीज़ पूछते हैं बच्चे कि सर एक कभी तो आप ईटा ए dv बाई डी एक्स यूज़ कर लेते हो, कभी 6 ईटा आर वी यूज़ कर लेते हो। बेटा ऐसा नहीं है, 6 ईटा आर वी तो हम तब यूज़ करते हैं जो स्फेरिकल बॉल होती है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है और वो किसी लिक्विड में ट्रैवल कर रहा होता है। यहाँ पर इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर इस वाले केस में जब भी लेयर्स के फॉर्म में कभी कोई चीज़ चल रही होगी ना, तो लेयर्स के फॉर्म में हमेशा ईटा ए dv बाई डी एक्स यूज़ करेंगे। dv होता है उन दोनों लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको आप dv के फॉर्म में बोलेंगे, राइट। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें इंपॉर्टेंट रहेगी। सो बेटा अभी आपने फ्लूइड के दोनों लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो गए। फ्लूइड का फर्स्ट वाला जो लेक्चर पढ़ा था उसमें आपने हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक पढ़ा था, उससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े अलग टाइप के थे। यहाँ पे अगर बात करें विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, इसमें एक चीज़ मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, क्लास में बोलता हूँ, आज आपको भी बोलना चाहूँगा बेटा, विस्कोसिटी वाले चैप्टर से या सरफेस टेंशन वाले चैप्टर से जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अप्रोच के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू ठीक से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, क्योंकि इसमें डायमेंशन यूनिट की बहुत प्रॉब्लम होती है। जनरली आपको सरफेस टेंशन का जो यूनिट दिया जाता है ना, वो डाइन पर सेंटीमीटर में दिया जाता है, और ज़्यादातर उसमें जो वैल्यू आप कैलकुलेट करने होते हैं वो ऐसा ही सिस्टम में कैलकुलेट किए जाते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लेना। इन चैप्टर्स में स्पेशली मैं आपको बोलूँ, मैंने न्यूमेरिकल्स तो सारे करा दिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, और आप अगर पुराने पेपर्स उठा के देखोगे तो डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन पूछी जा चुकी है, सरफेस टेंशन की डायमेंशन आपसे पूछी जा चुकी है, टर्मिनल वेलोसिटी पर बेस्ड काफ़ी थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक तो इनके जितने भी टर्म्स यूज़ हो रहे हैं उनके डायमेंशन आप जरूर पढ़ोगे, ये बात ध्यान रखना। पता लगा हमने सब तरह के क्वेश्चन कर लिए, आसान क्वेश्चन कर लिए, टफ क्वेश्चन कर लिए, ड्रॉप को डिवाइड करने वाला कर लिया, कैपिलरिटी पे कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, लेकिन उसने घूम फिर के आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट या डायमेंशन पूछ लिया। तो हमारे लिए इतने सारे न्यूमेरिकल्स करने का तो मतलब बेटा वैसे ही खत्म हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके डायमेंशन, जैसे वॉन डर वाल्स इक्वेशन की डायमेंशन होती है, इस वाले चैप्टर के डायमेंशन होते हैं। रेडिएशन वाले चैप्टर्स में बेटा कभी स्टीफन्स कांस्टेंट, कभी सोलर कांस्टेंट, कभी इन सब के डायमेंशन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स में डायमेंशन पूछने के चांस भी थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, तो ये भी साथ में करें। सो ये बेटा आपका पूरा सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के चैप्टर को लेके कॉन्सेप्ट था। अगला जो पोर्शन मेरा आपका आने वाला उसमें हम लोग हीट डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और, इन चैप्टर्स में या जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं मेरे या किसी भी टीचर के, तो बेटा किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई एक्स्ट्रा अप्रोच आपको दिख रही है
तो आप कोशिश किया करो उस एक्स्ट्रा अप्रोच को एक नोटबुक में नोट करके रख लो, क्योंकि हर बार बार ये वीडियो देखने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, जो भी आपने नोट्स में, जैसे इस क्वेश्चन से कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट दिख गया, आपने उसको नोट डाउन करके रखा, तो इस तरह से आप अपने नोट्स अगर बना लेंगे तो फिर आपके कई बाद में जब रिवीजन आप कर रहे होंगे ना, तो उनको वापस पढ़ लेंगे, क्योंकि रिवीजन का मतलब ही क्या है, एक बार पूरा वापस पढ़ना। तो जो अच्छा टॉपिक है, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो डिफरेंट टॉपिक है, जो कोई नई अप्रोच आपको मिली, या नोट करके रख लो उसको, पता नहीं कब काम आ जाए। और बाकी जो बेसिक चीज़ है वो तो हमें याद ही होती है, तो उसको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलिए बेटा, ये आपका पूरा चैप्टर था। सो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेके वापस हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।